अस्सलामुअलैकुम। एक छोटी सी क्लास के साथ मैं मुखातिब हूँ। लेक्चर 19 हम स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी सारे बच्चे घरों को जा रहे होंगे, पहुँचे भी नहीं होंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि घर बैठ के इस लेक्चर को ले लेंगे। जी, कल मैंने आपको क्वेश्चन 68 करवाया था। स्पीडो स्पीड है ना, बड़ी नॉर्मल स्पीड थी, समझ आ गई थी, नोट बन गया था। फिर ये नोट आपने बनाया होगा, बनाया था। कितने बच्चों ने ट्राई किया ये घर पे? ओके, क्विकली कर ले ज़रा इसको। फिर नया कॉन्सेप्ट एक छोटा सा है, अलग थलग है वो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि वो इसी क्लास में हम लेंगे, उससे पहले उसका जिक्र नहीं किया होगा हमने। और फिर मैं उसके बाद एक अच्छा सा सवाल आपको होमवर्क में दूंगा, वही स्पटनिक वाला डिस्कस करके ट्राई आप ही करेंगे इंशाल्लाह। परेशानियां होंगी या जो भी मसले मसाइल होंगे फिर वो मैं आपको कमिंग संडे पे वो करवा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? तो वो करवा दूंगा। ओके, तो पहले इस सवाल को ज़रा क्विकली कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ नोट ऑन पीपीई फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2016 इन अकॉर्डेंस विद IFRS। ना कंपैरेटिव का कहा उसने, और बस यही है, और ना कोई जर्नल एंट्रीज है, कोई और चीज़ नहीं है। तो वर्किंग करेंगे, वर्किंग्स करेंगे, वो तो ज़रूरी है। वर्किंग्स करके सिर्फ 1 साल का नोट बनाएंगे। सवाल की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकली एड्रेस करनी होती है। तो मेरे ख्याल में हम हिम्मत मारे ना, हिम्मत, तो ये 15 मिनट में सवाल हो जाना है, ठीक है? क्लास आज ज़रा छोटी कर लेंगे ना, फिर जल्दी छुट्टी कर लेंगे। आपको पता ही है ये तो हुआ कभी नहीं, सोच ही सकते हैं हम स्टार्ट में, बाद में फिर वो क्लास छोटी पड़ जाती है ना। जान के नहीं करता मैं, सचमुच में, बस पढ़ते 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 हम पहुंच जाते हैं वहां पे, जोहर की नमाज का टाइम हो जाता है। चलें जी, नोट बनाना है, ठीक है? पहले सफ़े पे आप नोट के लिए जगह छोड़ दें, ठीक है? उसके बाद अच्छा, सब नोट्स मैंने इसके बनाए थे ना जाते जाते, सपीटो सपीट, ठीक है? 5 buildings were acquired in same vicinity on Yakam January 2010 at a cost of 200 million. The useful life of building on date of acquisition was 20 साल। यकम जनवरी 10 को खरीदी 20 साल की, और यकम जनवरी 16 पर जाकर पहली रिवैल्यूएशन हुई और फिर बिक गई। अरे भाई, ये तो वर्किंग में भी कोई टाइम नहीं लगना। क्यों? स्ट्रेट लाइन मेथड है, और 10 से 16 के दरमियान कोई इवेंट भी नहीं है, तो हम जंप करेंगे। मैं तो कहता हूं आज नोट इधर बनाएं। चलो वर्किंग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69, पेज नंबर, यहां पे हम वर्किंग नंबर 1 कर लेते हैं। वैसे आपने पहला सफ़ा नोट के लिए छोड़ देना है, ठीक है? और आधे सफ़े पे नोट बन जाएगा तो सब नोट्स उसी के साथ ही फिट कर सकते हैं आप करना चाहें तो, ठीक है? बहरहाल आपकी मर्जी है। बाद डेट, डिस्क्रिप्शन, बिल्डिंग्स, रिवैल्यूएशन, सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस। किस दिन जी एसेट खरीदा? 2010। कॉस्ट क्या है? 200। उसके बाद 31 दिसंबर 15 तक जंप कर सकते हैं, क्योंकि यकम जनवरी 16 वाले साल के पहले दिन रिवैल्यूएशन हो रही है ना, तो उससे पहले तक ले आते हैं। यहाँ यकम जनवरी 16 भी लिखा जा सकता है, लेकिन चलो ईयर एंड ज़रा कर लें ताकि बाद में क्लोजिंग ओपनिंग निकालते हुए भी ज़रा आसानी रहेगी हमें, ठीक है ना? तो अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन है, या यूँ ज़हन रखें हमेशा के लिए कि जिस साल में कोई भी चेंज है ना, उस साल के पिछले साल के एंड तक वर्किंग को लाया करें और फिर अगले साल को सामने रखा करें, क्योंकि नॉर्मली उसी साल की जर्नल एंट्रीज मांगी होंगी, उसी साल का नोट होगा, तो उस साल की हमें पूरी तफसील चाहिए होती है। तो जो आपका करंट ईयर हो, अगर जंप कर भी सके तो उस करंट ईयर से पिछले साल के एंड तक वर्किंग को लाया करें, ठीक है ना? सही है? तो 31 दिसंबर 15 तक डेप्रिसिएशन करनी है, तो 200 डिवाइडेड बाय 20 है, तो 200 डिवाइडेड बाय 20, ये तो आ जाएगी 1 साल की डेप्रिसिएशन। अब यकम जनवरी 10 को ही एसेट लिया था, तो 31 दिसंबर 10, 11, 12, 13, 14 और 15, कितने साल? हाँ ध्यान से, वरना 5 लिख लिया होगा कुछ बच्चों ने जी। 16 मैं नहीं क्या 6 साल में 60 जी, 140 बुक वैल्यू आ गई, और उसके बाद हमारा करंट ईयर आ गया। अब 16 का साल शुरू होते ही पहले ही दिन एसेट को रीवैल्यू करना है,
तो एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे। वो सवाल के अंदर गिवन है, रीवैल्यूएशन डेट यकम यानी 16 है और फेयर वैल्यू यानी रीवैल्यू अमाउंट कितनी है 483 जी। 340 रुपए का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। वर्किंग है, एब्रीविएशन यूज किए जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद इसी साल में एसेट बिक रहा है। 31 मार्च पे 3 बिल्डिंग्स बिक गई, ठीक है। तो इसका मतलब 31 मार्च तक मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए ऑफ डिस्पोजल या 3 बिल्डिंग लिख लें जो भी है। ये मुझे वर्किंग 2 से मिलेगी, वर्किंग 2 की थी ना। उसके बाद इसी दिन मुझे क्या चाहिए, दूसरी चीज, ताकि निकालें उसको यहाँ से बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल या बुक वैल्यू ऑफ 3 बिल्डिंग्स। वो भी इसी वर्किंग से निकल आती थी, तरतीब ये रखी हुई थी। जो वर्किंग हम बनाते थे डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन से डिस्पोजल की अलग से, ठीक है। तो लगता था थोड़ा लेंथी काम है, लेकिन उसने इतना इजी कर दिया हमें, एंट्रीज हो चाहे नोट हो, इजीली चीजें निकल आती थी, तो इतना टाइम फिर नहीं लगता उसमें। और मजे की बात उससे चीजें जो चीज कवर हो रही है वो मुश्किल सवाल कवर हो रहा है, जिसमें जरूरी नहीं है कि जिस साल रीवैल्यूएशन उसी साल एसेट बिक भी रहा हो, ठीक है। एनीवेज, उसके बाद 31 दिसंबर 2016 तक डेप्रिसिएशन करेंगे और रिमेनिंग की करेंगे। इसके लिए वर्किंग नंबर 3 हमने की थी, ठीक है जी। और हमारे पास 31 दिसंबर 16 पर बुक वैल्यू आ जाएगी रिमेनिंग बिल्डिंग्स की। अब 1 बाय 1 ये फिगर्स निकालनी शुरू करते हैं। तो वर्किंग 2 करेंगे तो 1 बाय 1 नहीं बल्कि पहली दोनों ही निकल आएंगी उसमें से, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 2 सेम डेट, डिस्क्रिप्शन, बिल्डिंग्स आ जाएंगी डिस्पोज होने वाली, उनका रीवैल्यूएशन, सरप्लस और पीएनएल। अब किस दिन से ये बनानी शुरू करनी है वर्किंग, डेट ऑफ लास्ट ईयर से, क्योंकि आपको पता है ये एसेट बिकना है। तो बेचने के लिए बेचने वाले एसेट के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, उसकी रीवैल्यूड अमाउंट और उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और ये दोनों ही चीज़ें लेटेस्ट रीवैल्यूएशन से ऑनवर्ड्स ही मिल जाती हैं हमें, क्योंकि जिस दिन रीवैल्यू हुआ होता है उस दिन तक की डेप्शन एलिमिनेट होकर नील हो गई होती है। तो एक्यूमुलेशन के अंदर भी उस दिन से ऑनवर्ड्स की डेप्शन पड़ी होगी, और एसेट अकाउंट में भी लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट ही पड़ी होगी, ठीक है ना। तो फिर हम किस दिन से बनाएं इसको, यकम जनवरी 16 से। ये अब जितनी चीज़ें स्पीड से करते जाएंगे यही आपकी तैयारी हो रही होती है, ठीक है। हमें रीवैल्यूड अमाउंट चाहिए और वो है जनाब 480 डिवाइडेड बाय क्यों 5 क्यों, ये पांचों बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट है और कहीं और अलग अलग डिटेल नहीं दी गई इंडिविजुअल बिल्डिंग्स की। तो यही अज्यूम करेंगे कि 5 बिल्डिंग्स अगर 200 की थी तो एक 40 की थी। 480 अगर 5 बिल्डिंग्स का सरप्लस है तो डिवाइड बाय 5 करें तो एक बिल्डिंग का सरप्लस आएगा। लेकिन हमें कितनी बिल्डिंग से अलग करनी है, तो डिवाइड बाय 5 किया तो पर बिल्डिंग आ गया, इंटू 3 करेंगे तो 288। ये जनाब बिकने वाली बिल्डिंग्स का सरप्लस आ गया, रीवैल्यूड अमाउंट आ गई। और सरप्लस कितना है, ये 340 भी 5 का है, हमें इसमें से 3 का अलग करना है जी, 204, ठीक है जी। अब इससे ऑनवर्ड ये वही सिंपल वाले सवाल बन गए जो पहले 2-3 सवाल हमने किए थे, ठीक है जी। तो 31 मार्च 16 तक हम इसको डेप्रिशिएट करेंगे, किसको, 288 को और 204 को, ऐसा ही है। अब डिवाइड करना है इनको हमने रिमेनिंग लाइफ, और रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे हम ये इधर कर ले यकम जनवरी 16 पे, यानी कि रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर। तो यकम जनवरी 15 को एसेट नहीं, यकम जनवरी 10 को एसेट खरीदा था, तो यकम जनवरी 16 तक कितने साल गुजर गए, अभी तो गिने थे 6 साल गुजर गए। तो ओरिजिनल लाइफ कितनी थी 20 में से 6 गए तो बाकी, तो इसको डिवाइड करेंगे 14 से, पर ये ईयरली डेप्रिसिएशन है, पूरे साल की होगी, इंटू 3/12 करेंगे। नशर भी करना पड़ेगा, 204 डिवाइड बाय 14 इंटू 3/12 जी।
ओ 283 और 200। लो जी, मेरी दोनों रिक्वायर्ड फिगर्स आ गई हैं। इतना आसान काम है, तो टाइम नहीं लगता इतना ज़्यादा इस वर्किंग पे, लेकिन हेल्पफुल काफ़ी हो जाती है फिर ये। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ डिस्पोज होने वाली 3 बिल्डिंग्स कितनी है? 5, और ट्रांसफर बुक वैल्यू 283 और 200। लो जी, गया एसेट किताबों से। अब क्या रह गया? अगर लग रहा है तेज है तो मैं स्लो कर देता हूँ। कल बड़ी तफसील से ये काम किया, तो मैं सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए करवा रहा हूँ कि आपने किया हुआ था, सोल्यूशन मौजूद है, नहीं तो चलो मैं आपको चेक करवा दूँ कि आपने क्या किया। सवाल भी आप लोगों ने किया हुआ है ना, थोड़ी सी दो 3 लाइनें छोड़कर वर्किंग 3 कर लें। 2 लाइनें इसलिए छोड़ दी कि वो एक्यूट एक्शन निकालनी पड़े तो निकाल सके। वैसे तो आपके सामने ये 5 ही है, लेकिन एक आदत यहाँ पे बनवाई थी कल आपकी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम निकाल रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग बिल्डिंग्स, और ये होगी पूरे 12 महीनों की, पूरे साल। अब टोटल सरप्लस कितना था, और टोटल डिवाइड अमाउंट कितनी है? डिवाइड बाय 5 करेंगे, इनटू 2 बची हैं। कितना आंसर? ये 192 रिमेनिंग बिल्डिंग है। अब इनको 14 पर करो और कोई फ्रैक्शन लगाने की जरूरत, पूरा साल डेफिसिट करना है इनको। 14 जी। सरप्लस टोटल कितना था? 340, और डिवाइड करेंगे उसको 5 से, ये पर बिल्डिंग सरप्लस आ जाएगा। फिर जो आएगा उसको ट्रांसफर करने के लिए बना लेंगे इस साल की। तो 340 डिवाइडेड बाय 5 इंटू क्या आंसर आया? 136। ये अब 2 बिल्डिंग जो बच गई हैं उनका सरप्लस है। अब इसको डिवाइड करें और कोई फ्रैक्शन नहीं लगाना, तो ये आ गया जनाब 14, और ये आ गया 10, और बुक वैल्यू 1। जी, नोट बना ले पीपीई का, बोले नाम क्या है जी बिजनेस का? KL नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 16। कंपैरेटिव नहीं मांगा तो बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। नोट का कोई नंबर शंबर बता दो। 11 जी, आज फरमाइश आई है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में हमारे पास सिर्फ क्या है? बिल्डिंग। अच्छा, और साल सिर्फ ये एक ही है 16। अगर कंपैरेटिव होता तो यहीं पे 15 का कंपैरेटिव भी डाल देते। 2 एसेट्स हो तो पता है आपको, बिल्डिंग और प्लांट, फिर बिल्डिंग और प्लांट कर लेते हैं हम। यानी कि अगर वो कंपैरेटिव ईयर्स मांगे तो मैक्सिमम मैंने देखा है 2 को एसेट्स ही क्लास देता है, ताकि बच्चा मैनेज करना चाहे तो एक सफ़े पे कर ले। ठीक है जी। तो जी, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पूरा लिखना है आपने। ओपनिंग, एडिशन, अब ज़रा थोड़ा सा मैं आज के बाद बदल रहा हूँ, थोड़ा मैं ये कर रहा हूँ कि ट्रांसफ़र, रीवैल्यूएशन और डिस्पोजल, ये ऐसे लिख रहा हूँ। ज़रा डिस्पोजल एंड पे हो ना, माइनस होता हुआ ज़रा अच्छा लग रहा होता है। बाकी कोई नहीं मसला, फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा ऐसे दिल कर रहा था ये करने को। ठीक है जी। क्लोजिंग तो मैं लिखने लगा हूँ। करेंसी जानी क्यों नहीं करेंगे, रुपीज इन मिलियन। लो, करनी होती है, मैंने कर ली होगी आप जी। क्लोजिंग आ गया। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ओपनिंग आया, स्टार्ट है या एंड है? स्टार्ट है, रिवैल्यूएशन तो ट्रांसफर पहले और खाली क्लास डेप्रीसिएशन बाद में। पूरी कोशिश मेरी यही है कि जो चले भी गए हैं हम उन्हें पूरा सपोर्ट भी करें, काम भी करें, और उनको नुकसान कम से कम पहुंचाएं। पहले मैं जरूर कहता रहा हूं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन अब ये तो नहीं आए हैं, तो फिर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, हैं जी, चाहे फरमाबरदार हो चाहे नाफरमान हो। तो कोशिश तो यही है कि ये काम कल करवाया था उसी की तफसील, और उसके बाद एक अलग थलग सा कॉन्सेप्ट है जो कल शुरू करूंगा, और कमिंग संडे को हाफ लेक्चर उस पर लगा के पूरा करूंगा, और फिर कोई नई चीज़ संडे वाले दिन जो ईद के बाद होगा वो करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद तो यही है। अब इसमें मैं यही कर सकता हूँ, कोई नई चीज़ जो है वो ये इस तरह का काम है जो आज शुरू करेंगे, और
ईद के बाद वाले संडे पे करेंगे, जो करना तो लाजमी था, छोड़ा नहीं जा सकता, लाजमी करने वाला था। लेकिन ऐसा काम है कि वो IAS 16 में जो पढ़ा हुआ है आपने पहले से, वो यूज़ हो गए कॉन्सेप्ट्स, बस उसके बाद वो अलग से हो सकता है और बाद वाला फिर उस पर अप्लाई नहीं, उसके मोहताज नहीं रहता। इस वजह से थोड़ा सा हम उनको भी फ़ायदा कर रहे हैं और अपना तो हम काम पूरा कर ही रहे हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन के बाद डिस्पोजल, क्लोजिंग और फिर बुक वैल्यू आ जाएगी और अगली 3 चीज़ें। ठीक है जी, चलें। अब हम नोट बना रहे हैं कौन से साल का, 31 दिसंबर 2016 का। तो हमें ओपनिंग बैलेंस किस दिन चाहिए, 1 जनवरी 16 पे, लेकिन हम इसको निकालेंगे 31 दिसंबर 15 पे। अब 31 दिसंबर 15 पे जाके हमने एसेट से पूछा, भाई तुम कभी रीवैल्यू हुए? बोला ना। हमने कहा अच्छा, अगर तुम रीवैल्यू नहीं हुए तो फिर एसेट अकाउंट में तुम्हारी पड़ी होगी कॉस्ट, और अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में डेट ऑफ परचेज से 31 दिसंबर 15 तक की डेप्शन होगी। यानी एसेट अकाउंट में क्लोजिंग 31 दिसंबर 15 पे है 200 और अक्यूमुलेशन में क्लोजिंग है 60। तो यही 31 दिसंबर 15 के क्लोजिंग 1 जनवरी 16 के ओपनिंग बनेंगे। क्यों मैंने 31 दिसंबर 15 पे आपको एक दिन पहले खड़ा करना शुरू किया हुआ शुरू दिन से, क्योंकि पेपर प्रेशर बहुत नहीं जेहन में रहता, तेजी के अंदर बंदा गलती कर जाता है। जो 1 जनवरी 16 पे खड़े होकर ओपनिंग निकालेंगे इस वर्किंग को देखते हुए या इवन सवाल को देखते हुए, वो इस 480 को उठा जाएंगे, सारा सवाल गलत हो जाएगा आगे। मतलब बाकी नंबर तो मिलेंगे लेकिन बहरहाल ये गलती तो खामखा हो जाएगी। ठीक है, तो 31 दिसंबर 15 पे क्लोजिंग निकाला और 31 दिसंबर 15 पे क्लोजिंग एसेट अकाउंट का कितना नजर आ रहा है जी, 200 की कॉस्ट शो क्या करेगा एसेट अकाउंट, 200 की कॉस्ट। तो फिर ये क्लोजिंग 31 दिसंबर 15 का 1 जनवरी 16 का ओपनिंग बन जाएगा। कितना जी, 200। और चूंकि ये एसेट कभी रीवैल्यू नहीं हुआ तो डेट ऑफ परचेज से 31 दिसंबर 15 तक की डेप्शन एक्यूमुलेट हुई पड़ी होगी, यानी पूरे 6 साल की डेप्रिसिएशन। डेट ऑफ परचेज वो यहाँ वैसे ही हमने इकट्ठी निकाली हुई। अगर डिटेल वर्किंग किसी ने की हो घर पे, ये की थी किसी ने घर पे डिटेल वर्किंग, डिटेल की थी, तो डिटेल वालों ने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐड कर लिए होंगे। ठीक है, सही है, लेकिन जंप करना सीखें। अब ये वक्त देखो कितना बचा है, आपने कितनी देर लगाई और मैंने कितनी देर लगाई, सवाल तो वही था, बल्कि बहुत आसान था कल वाले क्लास वाले सवाल से जो हम में था। ठीक है जी, तो अक्यूमुलेशन को ओपनिंग कितना आ गया जी, 60। ये ओपनिंग ही मुश्किल होता है निकालना, फिर तो ऐसे ऐसे साल जो अपना होता है वो हो जाता है। ठीक है, अब 1 जनवरी 16 पर क्या हुआ है जी, रीवैल्यूएशन। तो क्या करेंगे, ट्रांसफर, सबसे पहले ट्रांसफर। तो ट्रांसफर के लिए ये सामने बैलेंस मौजूद है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। इसके बाद सरप्लस या लॉस रिकॉर्ड करना हो, इस कॉलम को छुपाकर सिर्फ एसेट के कॉलम को देखते हैं और हमें देखने पर नजर आ रहा है हमें कि 340 से एसेट बढ़ रहा है, यानी कि सरप्लस है। बिल्डिंग डेबिट, बिल्डिंग पॉजिटिव है ना, डेबिट बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ शो कर देंगे कितना, 340। डिस्पोजल कोई हुआ है इस साल में, ओ माय गॉड डिस्पोजल ही हुआ है। चलो एक मिनट, यहाँ तक को मसला, रीवैल्यूएशन वगैरह हो गई है। ठीक है, अब डिस्पोजल रह गया और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रह गया। ठीक है, अब पहले डिस्पोजल को फड़का देते हैं। डिस्पोजल चूंकि इजी है, डिस्पोजल है और हो रहा है 31 मार्च 16 पे, तो 31 मार्च 16 पे खड़े होकर फिर वही सवाल करेंगे, हाँ भाई एसेट रीवैल्यू हुए कभी? उसने कहा हाँ ये हुआ। उन्होंने कहा इसका मतलब डिस्पोजल के दिन एसेट अकाउंट में कॉस्ट नहीं रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी है, तो जाने वाले एसेट की रीवैल्यूड अमाउंट हमने ये अलग कर तो ली। ठीक है, तो इसी को अलग किया था कल और इन सर्कल किया था मैंने आपके लिए कि ये है जनाब जाने वाले एसेट की वो वैल्यू जो एसेट अकाउंट में से क्रेडिट होगी। और दूसरे स्टेप में हमें एक्यूमुलेटेड डेप्शन चाहिए इसकी, वो वैसे तो ये है क्योंकि यहाँ रीवैल्यू हुआ है तो 3 महीने बाद यही डेप्शन एक्यूमुलेट हुई पड़ी है, लेकिन मैंने कहा था फिर भी एक छोटा सा स्टेप कर लिया करो, मुश्किल सवालों के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख लो। वो कैसे निकलेगी, 288 माइनस 280 इज इक्वल टू, ये मैंने इसलिए करवाया आपको कि अगर कभी रीवैल्यू होकर आगे दोबारा रीवैल्यू ना हो, 2-3 साल आगे चला जाए और फिर जाकर बिके, तो यही वर्किंग कंटिन्यू होगी और आपकी ये एक्यूमुलेशन एकदम से निकल आएगी। ठीक है, वैसे ऐसा अभी हुआ नहीं आज तक आईकेएफ के सवालों में, तो डिस्पोजल भी नहीं आया मेरे ख्याल में रीवैल्यूड एसेट का, तो आपके परिचय में आ जाए अल्लाह करे।
आता हो, जो भी आए पर्चे में आप पास हो जाए, ये दुआ कह रहे हैं, क्या करें अल्लाह ये आ जाए तो नहीं, बस हम पास हो जाए जैसे भी हो, ठीक है जी। तो ये दूसरी चीज़ है। तो एसेट अकाउंट में से निकलेगा 288 और अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में से निकलेगा 5। इसके अलावा कोई चीज़ ज़रूरत है मुझे? नहीं, मैं पीएनएल नहीं बना रहा, मुझसे जर्नल एंट्री नहीं मांगी गई, मुझे सिर्फ यही 2 चीज़ें चाहिए थी। तो पर्चा, ये पर्चे का सवाल ऐसे तेजी से कर रहे हैं 280, क्योंकि आपने ये होमवर्क में किया हुआ है, तो हम इसको मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ जैसे पर्चे में आप तेजी से सवाल कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से क्या निकाल देंगे? 5। अब सिर्फ एक चीज़ चाहिए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। तो वो आपको पता है, असल में यहाँ वर्किंग में डिस्पोजल की डेप्शन अलग निकाली हुई है हमने और रिमेनिंग की अलग, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर बनेगा ना, कितना बनता है? 19। तो ये 19 की डेप्रिसिएशन जो है ये फॉर द ईयर यहाँ पे नजर आ जाएगी जी। एडिशन कोई नहीं हुआ, बोले 192। अब ये 192 मैच नहीं कर रहा, कर रहा है असल में, अगर आप गौर फरमाएं तो कर रहा है। एसेट अकाउंट में सिर्फ वही रीवैल्यूड अमाउंट बची है जो एसेट बचे, जो एसेट बचे हैं उन्हीं की रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी होगी ना, जो चले गए उनको तो हमने क्रेडिट करके अपने क्लोजिंग में आने से पहले ही माइनस कर दिया हो। ये बिल्कुल मैच कर रहा है अभी भी सवाल, ठीक है। उसके बाद 14 आ गया और 170 आप देखें तो आपकी वर्किंग के साथ बुक वैल्यू भी मैच कर गई। यहाँ पे आप लिखोगे रीवैल्यूएशन मॉडल, स्ट्रेट लाइन मेथड और 14 की लाइन, ठीक है जी। मेजरमेंट बेसिस, के बाद डेप्रिसिएशन मेथड और लाइफ या रेट। बल्कि थोड़ा करीबी हो जाओ भाई तुम जी। इसके बाद सब नोट्स बना लिया करें, प्रैक्टिस हो जाएगी, ज़्यादा बेहतर है जी। 11.1 द रीवैल्यूएशन was performed on यकम जनवरी 16 बाय, जो भी नाम शाम हो, एन इंडिपेंडेंट वैल्यू, नहीं लिखा हुआ नाम, कोई बात नहीं, तो फिर यूं लिख ले, बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन फर्म XYZ, बस लिख दिया करो, कोई बात नहीं, ठीक है। 11.2 में क्या करते हैं हम? मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब नोट बन रहा है 16 का, तो ओपनिंग आएगा यकम जनवरी 16 का, लेकिन निकालेंगे उसको भी 31 दिसंबर 15 पे, आदत वही रखी हुई है। तो 31 दिसंबर 15 पे जाकर देखा तो यहाँ पर 0 था, ठीक है। चले फॉर्मेट तो पूरा कर ले। तो सरप्लस की मूवमेंट में ओपनिंग आता है, अब प्लस माइनस लिखना छोड़ दो, अरोज ड्यूरिंग द ईयर आएगा, एडजस्टेड ड्यूरिंग द ईयर आएगा, ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स ड्यूरिंग द ईयर आएगा, और क्लोज। अब ओपनिंग 31 दिसंबर 15 पर हमने देखा तो 0 है, तो यक्कम जनवरी 16 पर यही क्या बन जाएगा? ओपनिंग 0। उसके बाद अरोज ड्यूरिंग द ईयर, अब अपने एसेट का अकाउंट छुपाया हुआ है, ये कॉलम छुपाया हुआ है, 340 से सरप्लस बढ़ा है, ड्यूरिंग द ईयर सरप्लस आया है 340 का। कोई लॉस चॉस कोई नहीं आया कि उसको खाता। 31 दिसंबर 2016 तक पूरे साल में ड्यूरिंग द ईयर ये और ये कल भूल गए थे ना, ये बीच वाला, ये तीनों ही ट्रांसफर हुए हैं टू रिटेन। जनरल एंट्रीज आपने की थी कल, आपको पता है। इसकी एंट्री भी सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, तो टोटल कितना बनता है? 214। ये 214 ट्रांसफर हुआ है टू रिटेन्ड अर्निंग्स मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। हमने एक ही बात दिखा देना, 214 126 वर्किंग के साथ मैच भी कर। $11.3 had there been no revaluation,
बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग है, वुड हैव बीन रुपीज, बताएं जी, 480 में से 340 माइनस करें बाय द वे। हाँ 140 आ गया, कैसे मुमकिन है? 31 दिसंबर 16 की बात कर रहा हूँ मैं, हैं? अच्छा ये स्टार्ट ऑफ द ईयर है, दैट्स वाई। ठीक है, बहरहाल आप वैसे वर्किंग भी, सिंपल वर्किंग भी कर सकते हैं कि आपके पास इधर देखें 200 पर एसेट पड़ा था कॉस्ट, और 200 डिवाइडेड बाय 20 हुआ, क्योंकि रीवैल्यू तो हुआ नहीं। अब ये हमने लाना है कहाँ पर? 31 दिसंबर 16 पर ना, तो यकम जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7 साल। स्टार्ट के अंदर जब निकाल रहे थे यहाँ डेप्शन, तो उस वक्त पिछले साल के एंड तक थी ना, तो वहाँ पे 6 साल आते थे। अब क्या है जी? 7 है। ठीक है जी, इंटू 7, आंसर आ गया। ये 200 है, इसमें से माइनस क्या करोगे? ये कितना बनता है? 130। तो 200 में से 130 गया तो 70 है ये 70, तो ये कितना बन गया? 130 मिलियन। ओ भाई 200 की 200 बिल्डिंग्स नहीं रही। अब चेक करते हैं, फिर मजबूरी बन गई, थोड़ा सा वर्किंग बढ़ा रहे हैं, ऐसी ऐसी तरह फजूल में बाद में देखते हैं फिर। ठीक है, फजूल में काम करके देख लेते हैं जी। एसेट अकाउंट में स्टार्ट ऑफ द ईयर पड़ा था 200, अब इसमें से डिस्पोज कितना हो जाना है? 200 बटा 5 इंटू 3, कितना बनता है? 120। और बोलो, तो क्लोजिंग क्या आ गया एसेट अकाउंट का? गड़बड़, ध्यान ही नहीं किया। यानी डिस्पोजल को भी देखना है हमने 31 दिसंबर 16 पे खड़े होकर देखना है। कोई ड्यूरिंग द ईयर एडिशन हुआ है तो उसको ऐड करके लाना है, कोई ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोजल हुआ है तो उसको माइनस कर देना है। ठीक है, ये थोड़ा सा पहली बार जरा टेक्निकल हुआ ना डिस्पोजल, कल वाला तो मैंने बनाया नहीं था ना, मैंने कहा था बना लीजिएगा। चलो अच्छा, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में ओपनिंग कितना पड़ा था? ओपनिंग 60, ये रिवेंज से पहले ही है ना ओपनिंग। उसके बाद डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर है, डिस्पोजल की डेप्रीसिएशन है, और क्लोजिंग निकाल लेते हैं। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ऑन ओपनिंग, जी बोलो, लंबा ही पड़ गया काम है ना। 200 माइनस 120, जो बाकी बचे हैं उन पर लाइफ कितनी थी? 20, मतलब 5% बनता है। बोलो, नहीं सर लाइफ से डिवाइड कर दो यार, लाइफ से डिवाइड कर दो। 1/20 करें तो क्या आता है? मैंने कहा जरा रेट की आदत है ना यहाँ पे, तो इंटू 5% कर दें, कोई मसला तो नहीं है। आपको मसला है तो आप डिवाइड बाय 20 भी कर सकते हैं। ओके जी, मैं जरा जगह कम घेरी जाएगी ना डिवाइड बाय 20 से, इसलिए मैं इंटू 5% कर रहा हूँ, कोई मसला तो नहीं। डिवाइड बाय 20 से वही आंसर आना है। ओके, इंटू 5% इज इक्वल टू, जरा मेरी जगह कम घिरेगी यहाँ पे। ऑन एडिशन है कोई तो बस डिस्पोजल पे आओ सीधे, स्ट्रेट लाइन मेथड है। बोलो, 120 इंटू 5% इंटू, अब किस दिन बेचा इसको? 31 मार्च पे, जनवरी फरवरी मार्च, 3/12 जी। यानी अगर डिस्पोजल आ गया ना तो फिर बड़े सुकून से आराम से ये सारा डिटेल से काम करना पड़ेगा जी। 1.5 जी टोटल, यह आ गया जी एक्सपेंस फॉर द ईयर 5.5। अब एक चीज अभी भी रहती है, इसीलिए शायद डिस्पोज नहीं करवाता आईकैप रीवैल्यूड एसेट को, वरना थोड़े नंबर बढ़ाने पड़े उसको, बाकी सवाल आसान करके इसको, इस सब नोट को एक अगर आधा नंबर देता है तो शायद 1 से 1.5 2 नंबर देने पड़े। बहरहाल आ जाए तो ठीक है, जाहिर नंबर देगा इसको, इतनी कैलकुलेशन करके जो आ रहे हैं हम। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ डिस्पोजल हम निकालना चाह रहे हैं। ये 9 नहीं चलेगा, वो तो ये सॉरी 5 नहीं चलेगा, ये तो रीवैल्यूड एसेट था ना। हमारे एक्यूमुलेशन ऑफ डिस्पोजल की वर्किंग में हम लेंगे जी 1 साल की डेप्रीसिएशन, कितनी बनती है जी? 120 टोटल कॉस्ट है, इंटू 5% या डिवाइड बाय 10, जो भी कर लें। ये 1 साल की डेप्शन आ गई। तो बोलो, अब ये एसेट कब खरीदा था हमने?
यकम जनवरी 10 को, 31 दिसंबर 15 तक 6 साल गुजर गए थे, बोलो। और फिर 31 मार्च तक 3 बटा कितना बनता है 6.25 ईयर्स से मल्टीप्लाई करो, आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। बोलो कितनी? हाँ 37.5। ठीक है, 6 ईयर्स की बनती होगी ना 5, क्या ख्याल है? 120 का 5% लें, कितना आता है वैसे? 6। इसको करें 5 से मल्टीप्लाई, 30 आता है। 5 नहीं, 6 साल है। हाँ, तो 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 ये हो गया जो पिछले साल के एंड तक आई थी, और 1.5 इस साल की डाल के 37.5 बन गई। इसकी सारी जिंदगी की एक्यूमुलेटेड डेप्थ जी 37.5। जी बोले क्लोजिंग। दिस प्लस दिस माइनस दिस 20। लो जी, तो 80 माइनस 20। अब ये 130 मिलियन नहीं, ये कितना है जी? ये देखिए कितना है जी? 80, ऐसे लिख दें। 80 माइनस 28 बनता कितना है? 52। कैसे निकला जी? 80 माइनस 28, ऐसे दिखा देना बस, मिलियन। ओके, और इसके लिए अब आपको प्रॉपर वर्किंग करना पड़ी, मजबूरी है आपकी। ठीक है, तो ये आप या तो फिर वहीं पर प्रेजेंट कर दें माइनस करके, या यहाँ पर आप रेफर कर दें कि ये वर्किंग नंबर 2, 3, 4 जो भी था, जिस वर्किंग में भी आपने वहाँ से। ठीक है जी, तो हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन। तो इसका मतलब कल वाले सवाल में भी आपने घर जाके जब ये नोट सब नोट बनाया होगा तो आपको इस तरह से डिटेल्ड अकाउंट्स बनाने पड़े होंगे, वर्किंग्स करनी पड़ी होंगी। ठीक है, शॉर्टकट से काम नहीं चला। यानी वो जो शॉर्टकट है वो सिर्फ तब है जब कोई एडिशन भी ना हो, कोई डिस्पोजल भी ना हो। तो इसलिए मेरे ख्याल में बस सुकून से देख लिया करें, एडिशन डिस्पोजल के साथ हो, बल्कि वो तब लगाया करें शॉर्टकट जब मुमकिन ही ना हो डिटेल्ड वर्किंग, मतलब डाटा ही नहीं है, डाटा ही नहीं है। ठीक है जी, ये लास्ट वाला सब नोट ये कहता है कि अगर हम एसेट्स को रीवैल्यूएशन मॉडल पर ना रखते, रीवैल्यूएशन मॉडल पर रखा है तो एसेट क्या शो कर रहा है? 192 रुपए की रीवैल्यूड अमाउंट, 14 की डेप्शन माइनस करके 178 की बुक वैल्यू। ये कौन सा मॉडल है जी? यूजर इंटरेस्टेड हो सकता है कि अगर हम रीवैल्यू ना करते तो हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से बुक वैल्यू क्या होती, तो ये बताएं। अगर रीवैल्यूएशन ना होती, ये वैसे कल परसों किया था, वो इसलिए की बेटा कि आप ये 52 डायरेक्ट अब नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं तो कोशिश करें। वैसे इसका शॉर्टकट भी एक है, वो अगर कहें तो बता देते हैं। ये समझ आया तो फिर ठीक है, ये समझ आया तो उसके बाद, लेकिन ये समझ आना पहले जरूरी है। ठीक है, हमने क्या बताया? अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो बुक वैल्यू क्या होती? 52। ठीक है, कैसे आई? एसेट 200 से 80 पर आया डिस्पोजल के बाद, और एक्यूमुलेशन में ये फॉर द ईयर चार्ज हुई, ये उसकी निकल गई डिस्पोजल की, और ये क्लोजिंग, तो 80 माइनस 28 ये बुक वैल्यू आ रही है। ये समझ में आती है बात? अच्छा, अब ये जो सारा काम हमने किया है, लाल मार्कर देना जरा, बोल में आप अंदर जी, ये सारा काम हमने किया, ये काफी लेंथी काम नहीं है? बोलो। तो अगर इसकी बजाय, क्योंकि मुझे एज ऑन 31 दिसंबर 16 बुक वैल्यू चाहिए होती है, ऐसी है ना? बुक वैल्यू चाहिए होती है, ऐसे ही है। अब बोलो, अब मुझे ये बताओ 31 दिसंबर 16 पर एसेट पड़े ही कितने हैं? 2। बिल्डिंग्स पड़ी ही कितनी हैं? 2। जो 3 बिल्डिंग्स हमारे साल बिक गई, एसेट अकाउंट में उनकी कॉस्ट भी नहीं बची, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में उनकी सारी जिंदगी की एक्यूमुलेशन भी हमने निकाल के बाहर फेंक दी। इसका मतलब अगर एसेट अकाउंट में कुछ पड़ा होगा 31 दिसंबर 16 पे, तो वो 2 बिल्डिंग्स की कॉस्ट होगी और उन्हीं की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी। तो ये सारा काम करने की बजाय अगर मैं अज्यूम करूं कि मेरे पास हैं ही सिर्फ 2 बिल्डिंग्स, हैं ही सिर्फ 2 बिल्डिंग्स, तो क्या निकलेगी कॉस्ट? तो इधर देखो, कॉस्ट 200 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, कितनी कॉस्ट? बोलो। 80। ये 80 है हमारे पास बस, कब? 31 दिसंबर 16 पर, और 31 दिसंबर 16 तक इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं जी। 80 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लाइफ
20 इंटू, अब 31 दिसंबर 16 तक लेके आना है, तो यकम जनवरी 10 को खरीदा, 31 दिसंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितने साल गुजर गए? इंटू 7, आंसर इज वो, ये तो मिलती जुलती फिगर है, डिवाइड, इसको माइनस किया तो आंसर क्या आ गया? 52। तो ये काम ज्यादा आसान है, लेकिन ये काम प्रूव करने के लिए ये करवाना जरा जरूरी था, ठीक है ना? बात समझ आई अब कि अगर हमने हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन वाला नोट बनाना है और सवाल के अंदर बुक वैल्यू सॉरी डिस्पोजल आ रहा है, सवाल के अंदर डिस्पोजल आ रहा है, तो बच्चों ये तब है जब एडिशन ना हो, सिर्फ डिस्पोजल हो, ठीक है ना? वरना एडिशन को यहाँ पे डालना पड़ेगा। बहरहाल फिलहाल तो मैं इस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास डिस्पोज होने के बाद की वैल्यू आपको चाहिए, आपके पास डिटेल वर्किंग करने की कोई जरूरत आपको है ही नहीं। आप ये अज्यूम करो कि हमारे पास पड़ी ही 31 दिसंबर 16 पे कितनी बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि जो बिल्डिंग इस साल में बिक जानी है उनकी कॉस्ट एसेट अकाउंट में से निकल गई, और उनकी जितनी भी डेप्शन थी, चाहे वो ओपनिंग पड़ी थी चाहे इस साल के डेट में देखो पड़ी है, वो सारी की सारी इकट्ठी करके हमने यहां से निकाल दी। तो क्लोजिंग डेट पर बचे हैं एसेट जो यहां पर उन्हीं की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बची हुई, ठीक है? तो ये एक शॉर्टकट बन सकता है, ये बेहतर है, ठीक है? तो यहां पर आपने जो वर्किंग करनी है रेफर करने, दोनों करिए आज तो, पर्चे के लिए फिर कौन सी रखेंगे जहन में, अगर डिस्पोजल आ जाए तो हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन की ये वाली वर्किंग कर लेना, ओके? अज्यूम करना कि ईयर एंड के ऊपर पड़े ही कितने एसेट्स हैं, पड़ी ही कितनी बिल्डिंग्स हैं, 2। समझ आइए बात की? ऐसे ही आपने अपने होमवर्क वाले सवाल में आप कर लेना है, बल्कि अभी फटाफट करके देख लें। आप जिन्होंने किया हुआ है ना होमवर्क, उनका 1 मिनट भी नहीं लगेगा ये सब नोट बनते हुए। घर पे शायद पता नहीं उन्होंने कैसे बनाया होगा, वल्लाह आलम। चले छोड़े, घर पे करिएगा दोबारा, अभी करेंगे तो फिर मैं कहाँ करूँगा उसको, हाइब्रिड का चक्कर लगाऊं। जी 500 रुपए की 10 बिल्डिंग्स खरीदी थी, जिसमें से 31 दिसंबर 18 से पहले पहले 4 बिक रही हैं। अगर मैं हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन वाला सब नोट बनाऊं ना, 1 मिनट में बन जाएगा। इधर देखो, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग्स वुड हैव बीन इतने, और इसके लिए एक वर्किंग कर लेते हैं। अब वर्किंग के अंदर मैं कॉस्ट लूंगा सिर्फ उन बिल्डिंग की जो 31 दिसंबर 2000, ये नोट मैं किस लिए बना, किस दिन के लिए बना रहा हूँ, एज ऑन 31 दिसंबर 18, ये ध्यान में रखना है। अब 31 दिसंबर 18 से पहले हमारे पास 10 बिल्डिंग्स थी, और 31 दिसंबर 18 तक पहुंचते पहुंचते 4 उनमें से बिक गई, तो 31 दिसंबर 18 की शाम को हमारे पास 6 बिल्डिंग्स बाकी हैं। तो हमने कहा जी टोटल जो 500 की हमने 10 खरीदी थी, उनमें से 6 जो है अभी पड़ी हैं, तो उनकी कॉस्ट है 300, और जो 6 पड़ी हैं इनकी अक्यूमुलेटेड डेप्शन जो है वो आज तक की निकाल लेते हैं। तो 300 डिवाइड बाय ओरिजिनल लाइफ कितनी है, 10 साल, इंटू अब यकम जनवरी 15 को खरीदा था इन्हें, बोलो, तो यकम जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15, 16, 17, 18, कितने साल जी? तो आपका आंसर आना चाहिए, अब पता नहीं आपका क्या आंसर आया, हैड बीन ₹180 मिलियन, और आगे आपने वर्किंग नंबर जो भी था वर्किंग का रेफरेंस दे दिया, ठीक है जी। तो ये आपका सब नोट बन गया जी, जो कल रह गया था। कल नोट का नंबर क्या लगाया था हमने, तो ये 9.3, ये कल छोड़ दिया था ना मैंने, ये भी पूरा हो गया, ओके। उससे पहले उसका बच्चा स्पटनिक तो आप करेंगे, बच्चा इसलिए कि जो मैं आपको सवाल करवाऊंगा ना वो कॉस्ट मॉडल वाला होगा, और उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए जो आईकेप का सवाल बना हुआ होगा वो रिवर्शन मॉडल वाला होगा, मजा आ जाएगा, ओके। हाँ जी सही है। अभी फिलहाल यहाँ से और मजीद कुछ ना करें, वैसे मिडल ये रिवैल्यूएशन भी हो सकती है, लेकिन वो अब फिर आएंगे तो करेंगे इंशाल्लाह।
हाँ, वो उसी जैसे चलना है काम। क्या करवाने का सोचा अभी मैंने? पहले लबड़ा पैना बच्चा जो है। जी बच्चों, एंशिएंट वाटर लिमिटेड इज अ कंपनी, पेज नंबर है 125। उससे पहले ज़रा एग्जाम्पल 1 देखें ना, 126 पे। एग्जाम्पल 1 126 पे। बल्कि इस एग्जाम्पल को भी देखने से पहले ज़रा मेरी बात सुने। मैंने कोशिश किया हवाई जहाज बने, ठीक है जी। अच्छा, अब ये अब लग तो फाइटर प्लेन रहा है, लेकिन ये फाइटर प्लेन नहीं है, ठीक है जी, बल्कि ये पैसेंजर वाला है। ये पैसेंजर की सारी सीटें ये सारी लगी हुई हैं। ये परों में बिठाया हुआ है इनको, हमने ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी इधर भी इधर तक बैठे हैं, ठीक है। टायर बेटा उड़ते हुए थोड़े ही होते हैं, ये उड़ रहा है इस वक्त, ये लो। ये फिश नहीं बेटा, एरोप्लेन है, मैं बोल तो रहा हूँ। अच्छा सुने, अब इस एरोप्लेन में कुछ कंपोनेंट्स हैं। इधर से तो फाइटर प्लेन के धुआं निकल रहा होता है, यहाँ इंजन भी लगाना है, ठीक है जी। ये इंजन लगे हुए हैं इसके, ठीक है जी, यहाँ से, ठीक है जी। अब इसके अंदर, अब इससे कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि ये एक बॉडी है, ठीक है। ये हमारे पास जनाब इंजन्स हैं, और ये आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये अंदर सीट्स वगैरह लगी हुई हैं, फिटिंग्स वगैरह, सीट्स वगैरह, इलेक्ट्रिकल वर्क वगैरह। अच्छा, अब ये एक हवाई जहाज़ है, इसकी कॉस्ट के अंदर ये सारी चीज़ों की कॉस्ट बहुत सिग्निफिकेंट होती है। और मज़े की बात ये होती है कि हर कंपोनेंट की फेयर वैल्यू डिफरेंट है और यूज़फुल लाइफ डिफरेंट है। फेयर वैल्यू भी ज़ाहिर सी बात है, वैल्यू इसकी अलग अलग वैल्यू इसको असाइन की जा सकती है। मतलब किसी से अगर आप हवाई जहाज़ खरीदें ना, तो आप उसे कह सकते हैं यार ज़रा ब्रेकअप बताओ, तो वो कहेगा जी इसकी बॉडी मिसाल के तौर पे जो है वो 50 की है, तो इसका इंजन जो है वो 30 रुपये का है, और सीट्स जो है वो लेट से 10 रुपये की है। तो ये टोटल इस तरह से बन रहा है, ठीक है। यानी कि कंपोनेंट्स डिफरेंट हैं, और हर कंपोनेंट को कॉस्ट एलोकेट की जा सकती हो, और हर कंपोनेंट की यूज़फुल लाइफ अलग हो, तो फिर हम उनको डेप्रीशिएट भी अलग करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे बॉडी की लाइफ उन्होंने कहा जी 25 साल है, सीट्स की लाइफ उन्होंने कहा जी 15 साल है, और इंजन सिर्फ 5 साल। तो अब 5 साल बाद इंजन को तो बदलना पड़ेगा, सही है ना। 15 साल बाद सीट्स को बदलना पड़ेगा। तो जो फ़ायदा इंजन ने देना है वो 5 साल के लिए देना है, और सीट्स ने 15 के लिए, और बॉडी ने 25 के लिए। अब अगर आपने अलग से लाइफ बता दी है, तो वो कंपोनेंट्स भी अलग अलग बता देगा कि जी आपकी पूरी प्लेन की कॉस्ट में बॉडी का हिस्सा इतना है, इंजन इतने रुपए का इंजन बनता है इसमें, और बाकी की सीट्स हैं जो इतने रुपए की। जब कॉस्ट भी अलग मिल गई, लाइफ भी अलग मिल गई, तो फिर हम इनको अलग अलग डेप्रीशिएट करेंगे, ठीक है, सही है। अच्छा, अब ये ज़रा एग्जाम्पल 1 आप पढ़े पेज 126 पे। मैं ज़रा एक चीज़ देख के आता हूँ। ठीक है, अलग ही रखते हैं जी बच्चों। अ कंपनी हैज़ परचेज अ न्यू एरोप्लेन फॉर 10 मिलियन। भाई बोर्ड की वो साइड तो मिटवा दें, पता नहीं यार, तो जाते हैं नहीं, चलो जाएंगे तो फिर देखेंगे, हो सकता है जा ही ना। दिल वैसे कर रहा है मेरा कि
स्पटनिक वाला सवाल कर ही डालें, अगर बात चल पड़ी ना तो दूर तक निकाल देंगे उसको। A company has purchased a new aeroplane for 10 million. The company has identified following cost components and useful lives in respect of this jet. Engine इसमें 3 मिलियन का है, ये हटा दें, या 1000 में लिखे हुए डाटा, ठीक है ना। अगर मिलियन में रखना है तो ऐसे कर लें। ऊपर बोला ना उसे 10 मिलियन है, 10 मिलियन जो है उसमें से 3 मिलियन इंजन, 1 मिलियन सीट्स, 2 मिलियन फिटिंग्स और 4 मिलियन अदर पार्ट्स। हर एक की लाइफ अलग अलग गिवन है, ठीक है जी। तो इसका मतलब हर एक पार्ट अलग अलग डेप्रिशिएट किया जा सकता है और हम करेंगे भी सही, ठीक है। ये कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट कहलाते हैं जी, ये कॉन्सेप्ट IS 16 का, जिसमें वो कहता है ईच पार्ट ऑफ एन एसेट दैट हैज अ कॉस्ट that is significant in relation to total cost. Each part of an item of PP that has a cost which is significant to the total cost must be depreciated separately. This means that the cost of an asset might be split into several different assets and each depreciated separate. ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड की गाइडेंस है इसके ऊपर। तो अब यही काम हम अप्लाई करते हैं अपने सवाल पे जो असल में हमने करना था। एग्जाम्पल 2 पढ़ते हैं। Ancient Waters Limited is a company involved in bottling spring water. चश्मों का पानी वो बोतलों में भरते थे। The company purchased a bottling plant on 2 जनवरी X2. कंपनी ने एक बॉटलिंग प्लांट ही खरीद लिया। The plant is made up of 3 significant components, the cost of which is as follows. इंजन है, कन्वेयर बेल्ट एंड फिटिंग्स है और अदर स्ट्रक्चर। वो कह रहा है कि कॉस्ट इन 3 कंपोनेंट से मिलकर बनती है। तो अब आपने ये नहीं सोचना कि कन्वेयर बेल्ट क्या होती है, ठीक है, कॉस्ट कंपोनेंट है, अलग से कॉस्ट प्राइस गिवन है, अलग से रेजिडुअल वैल्यू और लाइफ्स। अदर कॉस्ट में वो कहता है अदर कॉस्ट इनकर्ड इन रिलेशन टू बॉटलिंग आर एज फॉलोज। कहता है इसके अलावा एक ये इंजन की कॉस्ट, ये 2 है, ये 3 है। ये तो हिस्सा हो गया ना एसिड का, सीधा सीधा। अब आपको पता है सिर्फ एसिड नहीं जो मैन्युफैक्चरर ने दिया उसकी कॉस्ट हमने एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनानी होती, बल्कि कुछ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे भी होते हैं, वो भी तो एसिड कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। तो वो कहता है जी डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन अदर कॉस्ट, ये नंबर 4 पे गिवन है, अदर कॉस्ट नंबर 4, इसको मैं लगा देता हूँ। नंबर 4 में कहता है अदर कॉस्ट incurred in relation to bottling plant in relation to bottling plant are as follows. Number 1 delivery and installation, इसको क्या करेंगे जी, कैपिटलाइज करेंगे, ऐड करेंगे। फिर स्टाफ ट्रेनिंग, ना कभी भी नहीं, एक्सपेंस आउट है, ठीक है। आगे वो कहता है द प्लांट वॉज अवेलेबल फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑन यकम फरवरी X2 ऑल्दो प्रोडक्शन बिगैन ऑन। अब हमारे लिए रेलेवेंट कौन सी डेट है, जब वो अवेलेबल फॉर यूज हो गया। ये यकम मार्च तक हमारा कसूर है, एसेट का कोई कसूर नहीं। बेटा अवेलेबल फॉर यूज कभी भी टेस्ट प्रोडक्शन के वक्त तक नहीं होता, टेस्ट प्रोडक्शन के बाद ही अवेलेबल फॉर यूज होगा। तो वो तो अवेलेबल फॉर यूज हुआ ही नहीं है। टेस्ट रन की कॉस्ट जो होती है वो एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनती है, ठीक है। अवेलेबल फॉर यूज होगा जिस दिन, उस दिन ऑनवर्ड, तो फिर उस कॉस्ट को डेप्रिशिएट करना शुरू करना है, ठीक है। तो फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन ये है हमारी डेट, ठीक है। द प्लांट वॉज टेम्परेरली आइडल ड्यूरिंग अक्टूबर 20 X2। टेम्परेरली आइडल हो तो ये डेप्रिसिएशन जो है ना, ये डायवो है, डायवो ये नहीं रुकती, ठीक है। हाँ, डेप्रिसिएशन सिर्फ एक सूरत में रुक सकती है कि आपका मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है आउटपुट। आउटपुट मेथड में अगर आपका एसिड बंद है, प्रोडक्शन नहीं हो रही है, तो डेप्रिसिएशन रुकी हुई होगी, ठीक है। अच्छा, तो ये वैसे लिखा हुआ था, जो मैंने आपको एक सफ़ा नहीं दिया था पढ़ने के लिए डेप्रिसिएशन का, किसी ने पढ़ा हो, डेप्रिसिएशन की डिस्कशन थी उसमें ये पॉइंट लिखा होना चाहिए वैसे मेरे ख्याल से, कि टेम्परेरीली अगर आइडल हो एसिड तो डेप्रिसिएशन को हम रोकते नहीं है। डेप्रिसिएशन स्टार्ट कब करना है, जब एसिड अवेलेबल फॉर यूज हो जाए। यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, अवेलेबल फॉर यूज हो गया है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करें। और कब रोक देनी है डेप्रिसिएशन, जब वो यूज होना बंद हो जाए, तो डिरेकग्नाइज कर देंगे उसको और डेप्रिसिएट करना बंद कर देंगे। चलें जी, तो इसके बारे में आपने यहाँ पर लिख लिया कि
depreciation will continue. Depreciation only stops if we are using output method and production is stop. ठीक है, अगर ऐसी सूरत हो कि हम आउटपुट मेथड यूज कर रहे हो तो फिर प्रोडक्शन रुकने पर जी नेक्स्ट, तो इसको क्या करेंगे हम, सिंपली इग्नोर करेंगे। इस पॉइंट को हमने क्या करना है, पूरे पॉइंट को ही क्या करना है, इग्नोर। ठीक है, नेक्स्ट, द कंपनी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड व्हेन डेप्रिसिएटिंग बॉटलिंग प्लांट। ठीक है जी, द ऑल अदर कॉस्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी इनकर्ड इवनली between three significant components of bottling plant, that is where appropriate of 1/3 of cost is allocated to each component। हाँ जी, समझ आती है बात? भाई मिटवा ही दें, आप ही आ जाए बिल्कुल, अब वो किसको लेने जाएंगे जी। बेटा क्या कह रहा है, सारी अदर कॉस्ट जो हैं जो भी ऊपर नजर आ रही थी, जाहिर है एक्सपेंस वाली तो वैसे ही एक्सपेंस में जानी है, जो एसडी कॉस्ट का पार्ट बन सकती है यानी डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन, उसको आपने इवनली समझना है तीनों कंपोनेंट्स में, इंजन, कन्वेयर बेल्ट और अदर स्ट्रक्चर में, तीनों में इक्वली उसको लेकर आपने चलना है। ठीक है जी, चल अब एक छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं। दिमाग के अंदर मैप बना हुआ है कि हमें अब कॉस्ट एक फिगर के हिसाब से अवेलेबल नहीं है, बल्कि कॉस्ट जो है वो हमें डिफरेंट पार्ट्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो उसको अब हम सीधा पदरा करते हैं। सबसे पहले तो सवाल तो ख़त्म हो गया ना, उनकी रिक्वायरमेंट छोड़ो, पहले हम अपनी रिक्वायरमेंट खुद ही बना लेंगे, सवाल तो देख लें, जो सीखना है वो तो सीख लें। तो वर्किंग वन, पहला सफ़ा छोड़ दें रिक्वायरमेंट के लिए, या बाद में रिक्वायरमेंट कर लीजिएगा। मैं क्या कह सकता हूँ जी, कैमरा मूव नहीं करेगा क्योंकि आमिर भाई उधर हैं, उधर नहीं है। आमिर भाई छोड़ दें, बाकी मैं खुद मिटा लूँगा। आप मिटा दें, बिस्मिल्लाह। घर जा रहा है ना, अब घर जाके भी अम्मा को काम करता देखेगा तो कहेगा मैं कर देता हूँ। आप लोगों की तरह नहीं है कि पहले मैं मिटा लूँगा फिर कहेंगे सर मैं मिटा दूँ। घर पे भी आप ऐसे ही करेंगे, देख रहे होंगे आखिरी प्लेट अम्मा धो लेंगी तो फिर इधर से है नहीं जाके मैं अम्मी धो देती हूँ, जब धो देता हूँ नहीं, वो माँ ने भी क्या कहना बेचारी ने, ठीक है बस कोई नहीं बेटा आप आराम करो, बहुत बहुत पढ़ के आएगा है, ये नहीं पता इतने की पढ़ के आए जी। अच्छा जी, वर्किंग वन करते हैं। इसमें अब 3 कंपोनेंट्स हैं, तो मैं अब निकालने लगा हूँ जी। असल में क्या निकालता हूँ वो देखते हैं, फिलहाल तो हेडिंग बना लें। यहाँ पर इंजन है, तरतीब यही है ना, कन्वेयर बेल्ट है और अदर स्ट्रक्चर है। जी बच्चों, अब कॉस्ट कैलकुलेट कर लें, क्योंकि कॉस्ट कैलकुलेट होगी तो एसेट रिकॉर्ड करेंगे तो फिर डेप्रिशिएट वगैरह भी करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1। अब ये तो सीधी सीधी कॉस्ट प्राइस दे दी, 1500, 2000 और 800। 1000 में कर लूं सवाल, तो रुपीज इन थाउजेंड्स कर लेते हैं हम सवाल को। यहाँ पे टोटल की जगह दो यार, चलो भागो यहाँ से। इंजन, आप लोगों ने जगह नहीं छोड़ी थी इंजन की, उसकी टोटल की। ओहो, इंजन, ओ इंजन, कन्वेयर बेल्ट, ओ कन्वेयर बेल्ट, फिगर्स तो पूरी आ जाएंगी ना, वहम पड़ गया मुझे। उसके बाद अदर स्ट्रक्चर, ओ अदर स्ट्रक्चर, और फिर टोटल भाई तो है ही। एंट्री हम इंशाल्लाह टोटल से कर लेंगे, थोड़ा सोल्यूशन से थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं, ताकि अगले सवाल में आपको, भाई इसको देखें फिलहाल, सोल्यूशन बाद में देखते हैं, जो चेंजिंग हो उस हिसाब से कर लेंगे सोल्यूशन इसके हिसाब से। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहली चीज मुझे क्या नजर आ रही है, कॉस्ट। क्या लिखा हुआ लफ्ज, कॉस्ट ही है ना, कॉस्ट जी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी, कॉस्ट प्राइस लिख देते हैं, कॉस्ट
प्राइस जी बोले जी 1500, 2000 और 800। 1500, 2000 और 800। अच्छा, इस सवाल में कॉस्ट खुद बना रहे हैं। जो सवाल आपको आईकेप का देना है उसने रीवेरिएशन मॉडल डाला, लेकिन कॉस्ट उसने फिर निकाल के दी हुई थी। कॉस्ट से आगे कहानी फिर चलनी थी। खैर चलें देखते हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट हो गई जी। रेजिडुअल वैल्यू कॉस्ट में ऐड करेंगे? नहीं, ये डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए यूज करेंगे। लाइफ का क्या करेंगे? तो डेप्रिसिएशन तो ईयर एंड पे जाके करनी है, जब कॉस्ट बनेगी तब देखेंगे। फिलहाल तो बस ये कॉस्ट पकड़ ली हमने। अब अदर कॉस्ट की तरफ आते हैं। अदर कॉस्ट में कहता है डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन को कैपिटलाइज करना है 783 की। ये 783 को डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि उसने क्या कहा है, सब पे बराबर बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस में हमने ऐड कर देना है डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन 783 डिवाइड बाय 3 जी 261, 261 और 261। ठीक है जी। उसके बाद स्टाफ ट्रेनिंग जो है वो एक्सपेंस आउट करनी है। अगर एंट्रीज मांगेगा तो ये एंट्री करके देंगे, भूलना नहीं है। और अगर उसने मिसाल के तौर पे कॉस्ट ऑफ एसेट मांग ली तो फिर इसको इग्नोर करना है। पीपीई का नोट मांग ले, इसको इग्नोर करना है। ठीक है। हमारा ये है क्या, बॉटलिंग प्लांट। क्या है ये? बॉटलिंग प्लांट। परचेज क्या किया इन्होंने, बॉटलिंग प्लांट। तो ये सारी, ये बॉटलिंग प्लांट के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। ठीक है ना। तो ये टोटल का मतलब बेसिकली क्या है, टोटल का मतलब बेसिकली क्या है, बेसिकली बॉटलिंग प्लांट ही है इसका मतलब, बॉटलिंग प्लांट। ओके, टोटल जो तो टोटल कॉस्ट कितनी बनती जा रही है, अब ये बाद में देख लेते हैं। चलो ठीक है, बाद में देख लेते हैं, आगे बढ़ें जी। नेक्स्ट 60,000 एक्सपेंस है। अगर एंट्रीज मांगेगा तो करेंगे इसकी भी। ठीक है। आगे कहता है प्लांट यकम फरवरी से अवेलेबल हो गया। इस पॉइंट का क्या करें? ये भी डेप्शन के लिए यूज होना है। फिर टेम्परेरीली आइडल रहा, इस पॉइंट का क्या करें? मतलब ये भी डेप्रिसिएशन के वक्त ही हमने सोचना था। ठीक है ना। और तीसरी चीज है ऑल कॉस्ट को इवनली बांटना है, वो हमने पहले ही देख लिया था। तो बस सवाल तो खत्म हो गया, शुरू भी नहीं हुआ और खत्म भी हो गया। इतना ये मैंगो जूस सवाल ना हो गया जी। बच्चों रोजा लगा हुआ है। 2261 1061, तो ग्रैंड टोटल कर दो। हाँ, यानी कि अगर मैं बॉटलिंग प्लांट की जर्नल एंट्री करूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने उससे एंट्री करनी नहीं। मैंने तो बॉटलिंग प्लांट की एंट्री एक बार करनी है कॉस्ट से। मेरे ख्याल में सोल्यूशन के अंदर अलग अलग एंट्रीज करके सिखाई गई हैं, लेकिन मैं आपको जरा एडवांस वर्जन पे अब ले गया हूँ, जो प्रैक्टिकली अब हमने करना है, जैसे आगे चलेगा भी। ठीक है ना। तो सोल्यूशन यही वाला होगा। ठीक है। तो टोटल को पकड़ेंगे, टोटल को। ठीक है। और टोटल की एंट्री पास करेंगे। मिसाल के तौर पर नहीं भी मांगी हुई जनरल एंट्रीज मैं कर रहा हूँ, नोट भी नहीं मांगा मैं तो वो भी बना दूंगा आपको। ठीक है। शुरू करें जी। तो सबसे पहली जनरल एंट्री होगी, जनरल एंट्रीज हम कर रहे हैं, और ये मैं फॉर द ईयर एंडेड, क्या ईयर एंड है हमारा नहीं पता, एक्स, कोई नहीं, रिक्वायरमेंट चाहती मार लो। ये जो है वो X2 चल रहा है ना, X2 चल रहा है, और X2 और X3 की एंट्रीज करनी है। बिस्मिल्लाह जरूर करके देंगे, 1 मिनट की बात है। 31 दिसंबर X2। अब देखो भाई, CWIP की एंट्री करने की जरूरत नहीं है कि यकम मैं सीधी एंट्री डायरेक्ट करवा रहा हूं, हालांकि हो सकती है। CWIP तब लाते अगर बीच में ईयर एंड घुस आया होता। मिसाल के तौर पे हम प्लांट लेकर आते 2002 के एंड पे, और इंस्टॉल होकर रेडी टू यूज होता 2003 के शुरू में, और हमसे एंट्रीज मांगता 2 और 3 की एंट्रीज करो, तो मैं मजबूर था CWIP ले आता आपके लिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई जरूरत है, ड्यूरिंग द ईयर एसेट आकर 1-2 महीने में इंस्टॉल हो गया तो मैं CWIP लेके बैठा रहूँ। मैंने तो ईयर एंड पर एंट्रीज करनी है ना। समझ आ रही है बात की? नहीं समझ आई बात का? CWIP का कॉन्सेप्ट है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी हुआ क्या है,
2 और 3 है ना। अब प्लांट कब आया है, X2 में आ गया, और रेडी यूज कब हो गया, X2 में ही रेडी टू यूज हो गया। यानी यहाँ पर ये प्लांट आया, थोड़ी देर शायद CWIP बना होगा, फिर जब कंप्लीट होगा तो CWIP से निकाल के हमने बिल्डिंग बना, ये प्लांट कैपिटलाइज कर लिया। तो मैं कह रहा हूँ CWIP की एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। कब करना पड़ती, अगर सवाल में वो लिखता कि यहाँ पर हमारा प्लांट आया था और चीज़ें काम शाम होते होते यहाँ तक आके रेडी टू यूज हुआ है, और एंट्री जिस साल की भी मांगी होती, या यूं कह दें यहाँ पे एसेट आया होता और कंप्लीट जाकर यहाँ पे होता, बीच में ईयर एंड आ जाता, तो फिर हमें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लाना पड़ता। ये कह रहा था सिर्फ, ठीक है ना। ये ना CWIP सिखाया आपको, CWIP वाली एंट्री करो भाई, क्यों नहीं कर रहे। तो मैं डायरेक्ट एसेट रिकॉर्ड करने लगा हूँ। कोई शक या एतराज है तो बता दें, कोई एतराज है तो बता दें। डायरेक्ट कर सकता हूँ ना, हमारे साल में आ गया ना, दो को आया था, लेकिन 2 को एंट्री हुई होंगी CWIP के अंदर। हम तो कह रहे हैं जिस दिन रेडी टू यूज हो रहा है ना, उस दिन कॉस्ट से एंट्री पास कर दो, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट। पेबल भी हो सकता है, कैश / पेबल, ठीक है। तो पार्ट 2 भाई शुरू कर लें, फिर एंट्री करते हैं।